नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। खान मंत्रालय के अंतर्गत खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड विदेशों में खनिज परिसंपत्तियों की प्राप्ति की संभावनाओं की खोज के लिए कई देशों के साथ सहयोग कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों ने परमाणु युद्ध टालने का संकल्प लिया। रिलायंस जियो को विश्वसनीय विक्रेताओं से 5G उपकरण खरीदने की स्वीकृति मिली। शिक्षा मंत्रालय ने सर्वोत्तम विकसित शिक्षा प्रौद्योगिकी यानी एडटेक समाधान प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन नीट 3.0 लॉन्च किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान के लिए रूपरेखा जारी की। उच्चतम न्यायालय ने इनर लाइन परमिट यानी ILP व्यवस्था पर केंद्र और मणिपुर सरकार को नोटिस जारी किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। खान मंत्रालय के अंतर्गत खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड विदेशों में खनिज परिसंपत्तियों की प्राप्ति की संभावनाओं की खोज के लिए कई देशों के साथ सहयोग कर रहा है। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। इसकी स्थापना 3 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की भागीदारी के साथ की गई है। ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL और मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड MECL। इन तीनों को मिलाकर खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड बनाई गई है। इसे शॉर्ट फॉर्म में काबिल भी कहा जाता है। काबिल को महत्वपूर्ण और सामरिक प्रकृति की विदेशी खनिज परिसंपत्तियों जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, नियोडीमियम और अन्य दुर्लभ मृदा तत्वों की पहचान और प्राप्ति के लिए अधिदेशित किया गया है। काबिल पहले से ही ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली जैसे देशों में कार्य कर रहा है। ये देश महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के भंडारों से संपन्न हैं। इस पहल का महत्व खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करना है, साथ ही महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिजों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। गतिशीलता, नवीकरणीय ऊर्जा, चिकित्सा, एरोस्पेस, विमानन इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करना है। आइए अब आपको बताते हैं महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के बारे में। एक खनिज को महत्वपूर्ण के रूप में तब चिन्हित किया जाता है जब आपूर्ति की कमी और अर्थव्यवस्था पर संबंधित प्रभाव का जोखिम अन्य कच्चे माल की तुलना में ज्यादा होता है। इन खनिजों को विकल्पों की सीमित उपलब्धता और उच्च प्रौद्योगिकी युक्त उत्पादों में उनकी मांग के कारण सामरिक कहा जाता है। ऐसे खनिजों की उपलब्धता से जुड़े कई मुद्दे हैं, जैसे कि जटिल वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, घरेलू कारकों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं की वजह से आपूर्ति जोखिम आदि। अगली खबर UNSC से संबंधित है। UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों ने परमाणु युद्ध टालने का संकल्प लिया है। एक संयुक्त वक्तव्य में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों ने भविष्य में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और परमाणु हथियारों को टालने का संकल्प लिया है। ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका UNSC के स्थायी सदस्य हैं। इन देशों ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अप्रसार, निरस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण समझौतों और प्रतिबद्धताओं के संरक्षण तथा अनुपालन के महत्व पर भी बल दिया है। ये संयुक्त वक्तव्य परमाणु हथियार अप्रसार संधि यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT की 5 वर्षीय समीक्षा सम्मेलन से पहले आया है। NPT को वर्ष 1970 में लागू किया गया था। इसके उद्देश्य हैं परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को बाधित करना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाना। आपको बता दें कि भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया NPT का हिस्सा नहीं है। परमाणु प्रसार को बाधित करने और परमाणु निरस्त्रीकरण में प्रगति को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अन्य बहुपक्षीय संधियां हैं। आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी PTBT ये वायुमंडल में, बाहरी अंतरिक्ष में और जल के भीतर परमाणु हथियार परीक्षण पर प्रतिबंध लगाती है। भारत ने इसकी पुष्टि कर दी है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT ये सभी परमाणु हथियारों के परीक्षण विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाती है। इसे वर्ष 1996 में हस्ताक्षरित किया गया था, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। और अंतिम है परमाणु हथियार निषेध संधि यानी TPNW ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इसमें किसी भी परमाणु हथियार गतिविधि में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। भारत TPNW का हिस्सा नहीं है।
रिलायंस जियो को विश्वसनीय विक्रेताओं से 5G उपकरण खरीदने की मंजूरी मिली। ये जियो को विभिन्न विक्रेताओं से उपकरणों का उपयोग करने में सक्षम बनाएगा। इन विक्रेताओं में एरिक्सन, नोकिया नेटवर्क, सिस्को और डेल शामिल हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी NSCS ने इन्हें विश्वसनीय स्रोत के रूप में घोषित किया है। हाल ही में HFCL लिमिटेड को भी NSCS से विश्वसनीय स्रोत के रूप में स्वीकृति प्राप्त हुई है। जून 2021 में सरकार ने ट्रस्टेड टेलीकॉम पोर्टल यानी TTP लॉन्च किया था। इसका लक्ष्य विश्वसनीय उत्पादों को मंजूरी प्रदान करना है। इसे दूरसंचार सेवा प्रदाता यानी TSP अपने नेटवर्क में स्थापित कर सकते हैं। विश्वसनीय उत्पाद वे उपकरण हैं जिनके महत्वपूर्ण घटक और स्वयं उत्पाद ही विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। TTP को दूरसंचार क्षेत्र पर राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश यानी NSDTS के भाग के रूप में लॉन्च किया गया था। NSDTS को वर्ष 2020 में अनुमोदित किया गया था। इसका उद्देश्य गैर मित्र देशों से ऐसे दूरसंचार उपकरणों की स्थापना को नियंत्रित करना है जो कि देश की सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। NSDTS के तहत सरकार देश के दूरसंचार नेटवर्क में स्थापना के लिए विश्वसनीय स्रोतों और विश्वसनीय उत्पादों की एक सूची घोषित करती है। ये सूची उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में दूरसंचार पर राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की मंजूरी के आधार पर निर्धारित की जाएगी। इसके अलावा निर्देशों में घरेलू रूप से निर्मित दूरसंचार उपकरणों को विश्वसनीय श्रेणी के योग्य घोषित करने संबंधी प्रावधान भी किए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने सर्वोत्तम विकसित शिक्षा प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन यानी नीट 3.0 लॉन्च किया। प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन 3.0 देश के छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एडटेक समाधान और कई पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एकल मंच के रूप में कार्य करेगा। नीट 3.0 के कई उद्देश्य हैं, जैसे कि शिक्षा क्षेत्र में सर्वोत्तम विकसित तकनीकी समाधान प्रदान करना, शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए एकल मंच पर युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि करना। ये समाधान बेहतर सीखने के परिणामों और उससे जुड़े क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए व्यक्तिगत और अनुकूलित सीखने के अनुभव के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। पहले चरण के दौरान केवल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE द्वारा अनुमोदित भारत के सरकारी कॉलेजों में एक पायलट चरण के रूप में पोर्टल लॉन्च किया गया था। नीट 3.0 और एडटेक के लाभ ये होंगे कि इससे विशेषकर आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के बीच डिजिटल डिवाइड समाप्त करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा डायरेक्ट टू द डिवाइस मॉडल का उपयोग करके स्केल एंड स्पीड को सक्षम बनाया जा सकेगा। भौगोलिक बाधाओं को समाप्त किया जा सकेगा। इससे छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इसके तहत शिक्षक दूर से प्रबंधन करते हुए सुविधाकर्ता और क्यूरेटर की भूमिका का निर्वहन करेंगे। इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर है कि सरकार ने क्षेत्रीय भाषाओं में AICTE द्वारा निर्धारित तकनीकी पुस्तकें भी लॉन्च की हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। विविध भाषाएं एक अभिनव समाज के निर्माण में जमीनी स्तर पर मदद करती हैं। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान के लिए रूपरेखा जारी की। ये रूपरेखा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत जारी की गई है। ऑफलाइन भुगतान एक ऐसे लेन देन को दर्शाता है जिसे प्रभावी करने के लिए इंटरनेट या दूरसंचार कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं होती है। इसमें अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर्स यानी PSOs और भुगतान प्रणाली प्रतिभागी यानी PSPs के लिए कुछ शर्तों के साथ कार्ड, वॉलेट या मोबाइल डिवाइस जैसे कोई भी माध्यम या साधन शामिल हैं। इस रूपरेखा का उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है। इसके तहत 2000 रुपए की कुल सीमा के साथ प्रति लेन देन 200 रुपए तक के ऑफलाइन भुगतान की अनुमति प्रदान की गई है। इस नए फ्रेमवर्क के अंतर्गत छोटे मूल्य के भुगतान कार्ड, वॉलेट, मोबाइल डिवाइस आदि का उपयोग करके फेस टू फेस मोड किए जा सकते हैं। इस तरह के लेन देन के लिए प्रमाणीकरण के अलावा कारक की जरूरत नहीं होगी। शिकायत निवारण के लिए RBI की एकीकृत लोकपाल योजना लागू होगी। ऑफलाइन मोड भुगतान के कई लाभ हैं, जैसे कि कम गति या बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले दूर दराज के क्षेत्रों में ये खुदरा डिजिटल भुगतान को सक्षम करेगा।
डिजिटल भुगतान तंत्र को बढ़ावा देगा और भुगतान प्रणाली में तकनीकी नवाचारों को प्रोत्साहित करेगा। उच्चतम न्यायालय ने इनर लाइन परमिट यानी ILP व्यवस्था पर केंद्र और मणिपुर सरकार को नोटिस जारी किया। न्यायालय ने मणिपुर में ILP प्रणाली के विस्तार की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और मणिपुर सरकार से उत्तर की मांग की है। याचिका में केंद्र के एक निर्णय को चुनौती दी गई है। केंद्र ने वर्ष 2019 में राष्ट्रपति द्वारा जारी एक आदेश द्वारा मणिपुर में इनर लाइन परमिट व्यवस्था का विस्तार करने का निर्णय लिया था। याचिका में तर्क दिया गया है कि ILP राज्य को गैर स्थानीय लोगों या जो मणिपुर के स्थायी निवासी नहीं हैं, उनके प्रवेश और निकास को प्रतिबंधित करने के लिए ज्यादा शक्ति प्रदान करता है। याचिका के मुताबिक ILP अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। दरअसल इनर लाइन परमिट एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज या परमिट है। ये बाहरी लोगों को सीमित अवधि के लिए संरक्षित क्षेत्रों की यात्रा करने के लिए दिया जाता है। इसे अंग्रेजों ने वर्ष 1873 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन यानी BEFR के तहत लागू किया था। ILP को पहाड़ी राज्यों में सीमित जनजातीय आबादी की जनसांख्यिकीय, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक अखंडता की रक्षा करने के साधन के रूप में देखा जाता है। विदेशियों को इन क्षेत्रों के पर्यटन स्थलों की यात्रा करने के लिए संरक्षित क्षेत्र परमिट यानी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट PAP की जरूरत होती है। ये घरेलू पर्यटकों के लिए आवश्यक इनर लाइन परमिट से अलग होता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के बाद मणिपुर चौथा राज्य है जहां ILP व्यवस्था लागू है। आइए अब बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। दिसंबर महीने के लिए माल निर्यात के अब तक के सबसे विशाल आंकड़े। दिसंबर 2021 के प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2021 में भारत का माल निर्यात 37.29 अरब अमेरिकी डॉलर था। ये अब तक की सबसे अधिक मासिक उपलब्धि है। ये दिसंबर 2019 की तुलना में 37.55% और दिसंबर 2020 की तुलना में 37% की वृद्धि दर्शाता है। व्यापार घाटा अप्रैल से दिसंबर 2021 में 143.97 अरब अमेरिकी डॉलर था। दिसंबर महीने में व्यापार घाटा 21.99 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C हाल ही में गृह मंत्रालय ने I4C की कई नियमावलियां और एक समाचार पत्रिका जारी की है। साइबर स्पेस के लिए साइबर स्वच्छता यानी क्या करें क्या ना करें मूल नियमावली, साइबर स्पेस के लिए साइबर स्वच्छता क्या करें और क्या न करें उन्नत नियमावली और त्रैमासिक समाचार पत्रिका साइबर प्रवाह। इसका उद्देश्य साइबर अपराधों और साइबर अपराध शब्दावली आदि के प्रति जागरूकता पैदा करना है। गृह मंत्रालय के तहत I4C केंद्रीय स्तर पर समन्वय के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य करता है। ये साइबर अपराधों से निपटने के लिए राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों का सहयोग करता है। ये साइबर अपराधों की रोकथाम, पता लगाने और जांच एवं अभियोजन में शैक्षणिक समुदाय, उद्योग, जनता और सरकार को एक साथ लाता है। I4C के 7 घटक हैं, जिसमें शामिल हैं राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई, दूसरा है राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, तीसरा है संयुक्त साइबर अपराध जांच दल के लिए प्लेटफॉर्म, चौथा है राष्ट्रीय साइबर अपराध फोरेंसिक प्रयोगशाला तंत्र, पांचवा है राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र, छठा है साइबर अपराध तंत्र प्रबंधन इकाई और सातवां है राष्ट्रीय साइबर अपराध अनुसंधान और नवाचार केंद्र। अगली खबर है फसलें शीतलन प्रभाव पैदा करती हैं। नए अध्ययन के मुताबिक वार्षिक फसलों को 12मासी जैव ऊर्जा फसलों में बदलने से उन क्षेत्रों पर शीतलन प्रभाव पैदा हो सकता है जहां उन फसलों की खेती की जाती है। बड़े पैमाने पर जैव ऊर्जा फसलों की खेती के 50 वर्षों के बाद वैश्विक वायुमंडल तापमान में 0.03 से लेकर 0.08 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। बड़े पैमाने पर जैव ऊर्जा फसलों की खेती वैश्विक स्तर पर एक जैव भौतिक शीतलन प्रभाव को प्रेरित करती हैं। साथ ही ये प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस प्रवाह और द्वितीयक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। जैव ऊर्जा फसलों को जैव ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए उपयोग की जाने वाली पादप सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है। जैव ऊर्जा जैविक स्रोतों जैसे कि लकड़ी, फसलों या पशु अपशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा है।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष। हाल ही में प्रधानमंत्री ने माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ में मारे गए और घायल हुए लोगों के लिए PMNRF से अनुग्रह राशि को मंजूरी दी है। PMNRF की स्थापना वर्ष 1948 में पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की सहायता के लिए सार्वजनिक योगदान से की गई थी। PMNRF धनराशि का इस्तेमाल अब बाढ़, चक्रवात और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों और बड़ी दुर्घटनाओं एवं दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है। इसमें व्यक्तियों, संगठनों, ट्रस्टों, कंपनियों और संस्थानों आदि से स्वैच्छिक योगदान स्वीकार किया जाता है। PMNRF को दी गई दान राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। इसे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। पेरोव्स्काइट आधारित उपकरण। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी ने बिजली उत्पादन के लिए सौर पैनलों को अधिक कुशल, सस्ता और फिर से उपयोग करने योग्य बनाने का एक तरीका खोजा है। इस तरीके में हाइब्रिड पेरोव्स्काइट आधारित सौर या फोटोवोल्टिक उपकरणों को स्थिर किया जाता है। पेरोव्स्काइट आधारित उपकरणों को अत्यधिक उपयोग की जाने वाली अर्धचालक सामग्री माना जाता है, क्योंकि ये सस्ते और निर्माण में आसान होते हैं। पेरोव्स्काइट सामग्री परिवेशी यानी कि आर्द्रता और ऑक्सीजन स्थितियों के प्रति बहुत अस्थिर होती है। इस कारण उनका व्यवसायीकरण बाधित होता है। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। रानी वेलु नचियार। इनका जन्म 3 जनवरी 1730 को हुआ था और इनका देहावसान 25 दिसंबर 1796 को हुआ था। रानी वेलु नचियार रामनाथपुरम के राजा चेल्ला मुतु विजय रघुनाथ सेतुपति की पुत्री थी। उन्हें वीर मंगई के नाम से भी जाना जाता था। रानी वेलु नचियार 1780 से 90 तक शिवगंगा रियासत, जो कि वर्तमान में तमिलनाडु में है, इसकी भी रानी रही थी। इनके व्यक्तित्व के बारे में बात की जाए तो वो कई भाषाओं में दक्षता सहित उन्हें अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू आदि भाषा का ज्ञान था। उनका अदम्य साहस, बहादुरी और मजबूत संकल्प महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। रानी वेलु नचियार ने वर्ष 1780 में अंग्रेजों के खिलाफ हैदर अली के साथ गठबंधन किया था। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध घोषित करने वाली पहली रानी थी। संत कुरियाकोस एलियास चावरा। इनका जन्म 10 फरवरी 1805 को हुआ था और इनका देहावसान 3 जनवरी 1871 को हुआ था। इन्हें चावरा पिथावु के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म केरल के केनाकारी में हुआ था। वो सिरो मालाबार चर्च से संबंधित थे और वर्ष 1829 में संत बने थे। चावरा पिथावु एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक और सामाजिक नेता थे। वे करुणा, सहिष्णुता और मानवता के गुणों के लिए विख्यात थे। समाज के लिए उनका महत्वपूर्ण योगदान कई मायनों में रहा। उन्होंने शिक्षा के लिए वर्ष 1846 में मन्नानम में संस्कृत विद्यालय आरंभ किया। केरल में प्रथम गैर सरकारी प्रेस की स्थापना की। 19वीं शताब्दी में आध्यात्मिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सुधारों की दिशा में कार्य किया। संत कुरियाकोस एलियास चावरा ने पल्लीकुडम की अवधारणा आरंभ की थी। इसमें प्रत्येक पैरिश यानी कि पादरी का जो क्षेत्र है या फिर पल्ली है, उस चर्च के साथ एक स्कूल की स्थापना की जाती है। और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे स्थानों के बारे में। सूडान। सूडान की राजधानी खार्तूम है। सूडान की राजनीतिक सीमाओं की बात करें तो ये 7 देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, जिनमें शामिल है लीबिया, मिस्र, चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिणी सूडान, इथियोपिया और इरिट्रिया। वर्ष 2011 में दक्षिण सूडान सूडान से अलग हो गया था। इसकी भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो सफेद और नीली नील नदी राजधानी खार्तूम में मिलती है। ये मिलकर नील नदी बन जाती है। ये सुदूर उत्तर में रेगिस्तान और नील नदी घाटियों में उपजाऊ भूमि के साथ साहेलियन क्षेत्र तक विस्तारित है। साहेलियन क्षेत्र सेनेगल से पूर्व की ओर सूडान तक विस्तारित एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है। ये पश्चिम में नील कांगो जल संभर यानी वाटरशेड क्षेत्रों और दारफुर पठार की उच्च भूमि से घिरा हुआ है और पूर्व में इथियोपिया पठार और लाल सागर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और अब बात करेंगे पेगोंगसो के बारे में। चीन पेगोंगसो पर एक नए पुल का निर्माण कर रहा है। पेगोंगसो पूर्वी लद्दाख में है। ये लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। इसका नाम तिब्बती शब्द पेगोंगसो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है उच्च घास के मैदान की झील।
पैगोंग झील का 1/3 हिस्सा भारत में और 2/3 भाग चीन में है। ये सिंधु नदी बेसिन क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। ये भौगोलिक रूप से एक अलग भूमि से घिरा हुआ नदी बेसिन है। इस झील के उत्तरी किनारे पर खुरनक किला स्थित है। झील के विवादित क्षेत्र को 8 फिंगर्स में विभाजित किया गया है, जिसमें भारत फिंगर 8 तक के क्षेत्र का दावा करता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक सावधानी बरतिए, क्योंकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें और टीकाकरण अवश्य करवाएं। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।